नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी परवान पर पहुंचने लगी है। 13 सितंबर को वोटिंग से पहले दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह से जिताऊ उम्मीदवार का जुगाड़ हो जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि ये जिताऊ उम्मीदवार कौन हो। कांग्रेस ने जब 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया तो इसके पीछे क्या समीकरण रहे, बाकी 2 सीटों पर कौन प्रत्याशी होंगे, बीजेपी चुनाव समिति क्या तय कर पाएगी कि बिना पॉलिटिकल लिगेसी के किसी प्रत्याशी का ऐलान किया जा सके। सवाल वंशवाद की सियासत का है, किसका बेड़ा पार लगेगा और कौन बाहर होगा। आज इसी पर बात होगी। मौजूद है कांग्रेस से गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद जी खंडेला हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। दो 2013 का विधानसभा चुनाव और इस बार के आम चुनाव देश के सामने एक मिसाल है। इतिहास को बदलते हुए इस चुनाव में वंशवाद के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी ने फ्रंट फुट पर आकर कई ऐलान किए। दोनों ही पार्टियों ने काफी हद तक नेता पुत्रों और परिजनों के चुनाव लड़ने पर लगाम कसने की कोशिश की। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल विस्तार में नरेंद्र मोदी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि कहीं वंशवाद की ये छाया उनकी कैबिनेट पर ना पड़े। पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी इस बात की मार्केटिंग करती नजर आई कि उनकी पार्टी में वंशवाद नहीं होता। अब प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव सामने है। कांग्रेस ने 2 पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन बीजेपी अभी मंथन के मूड में है और पत्ते खोलने से कतरा रही है। साफ है, कोटा दक्षिण में ओम बिरला की पसंद का ख्याल पार्टी को है, तो वैर नसीराबाद और सूरजगढ़ में भी पार्टी विधायक से सांसद बने नेताओं को खुश करके टिकट देना चाहती है। हालांकि यहाँ भी बयान यही है कि वंशवाद को दरकिनार किया जाना है, लेकिन लगातार बैठकें और मंथन में देरी पार्टी के अंदर खाने की मुश्किलों को सामने कर रही है। इस बार हो रही संभावितों की चर्चा में हर सीट से पूर्व में विधायक रहे नेताओं की दावेदारी प्रमुखता से सामने आई, जो इतना तो जाहिर कर ही देता है कि वंशवाद से पार पाना पॉलिटिक्स पार्टीज के लिए फिलहाल आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। गिरिराज जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक तस्वीर हमने देखी कि 2 टिकटों का आपने ऐलान कर दिया, 2 प्रत्याशी सामने आ चुके हैं। आप दावे से कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं था, एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता को आगे लाने की कोशिश की गई। क्या आप ये बयान देंगे? आप निश्चित रूप से दोनों सीटों का जो पार्टी ने चुनाव उम्मीदवार बनाया बाई इलेक्शन में, पार्टी के ऑब्जर्वर गए थे। ऑब्जर्वर्स ने जो रिपोर्ट दी, दोनों पार्टी के साधारण कार्यकर्ता है और नीचे का जो निचले स्तर का जो चुनाव है, पंचायत समिति जिला परिषद स्तर का जो चुनाव है, उस चुनाव में दोनों व्यक्ति अपनी पहचान बना चुके हैं। उन दोनों व्यक्तियों को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और पार्टी का ये मानना है कि निश्चित रूप से दोनों उम्मीदवार जो है वो सशक्त उम्मीदवार है और पार्टी को जीत हासिल होगी। क्या यही पैमाना है कि पार्टी की कोई समीकरण है, कुछ मापदंड है कि इस आधार पर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा? पहले से सोचा गया जीतने वाला हो, किसका नजदीकी हो, कौन किसको साथ देगा, कौन किसके दूर होगा? देखिए, निश्चित रूप से राजनीति में, प्रजातंत्र में हर राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतना चाहती है और चुनाव जीतने के समीकरण बनाए जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पार्टी का यह भी मानना रहता है कि अमुक व्यक्ति जो है वो निर्विवाद रूप से, जिसके खिलाफ कोई किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं हो, कोई ग्रुपबाजी नहीं हो और जो आसानी से चुनाव लड़के विधानसभा में पार्टी को जीत दिला सके, इस बात ये एक अहम बात है। चलिए मानचंद जी, मैं आपके पास आता हूं। आज की तस्वीर क्या बयान करती है? जैसा गिरिराज जी बोल रहे हैं, इतना साधारण तरीके से कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है, क्या विधायक का टिकट सच में इतना आसान है? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है कि हार का फोबिया उसको भयंकर हो गया है। यानी अब की बार मैं हार नहीं जाऊं, इस बात को ध्यान में रखकर शायद निर्णय किए जा रहे हैं और फिर वही किया जा रहा है जो कि नहीं करना चाहिए था। यानी आपने कह दिया पंच बना, सरपंच बना, इसलिए उसके जो रिश्तेदार को हमने टिकट दे दिया
और आपने ये कह दिया कि ये पजोका हुआ है। लेकिन सवाल मेरे सामने ये आता है कि बार बार जो है ना पहाड़िया जी के परिवार का नाम क्यों आया, या मान लो हम कह रहे हैं कि सचिन पायलट को जो है कि चुनाव लड़ना चाहिए था और ये था कि साहब गुजर हैं तो उनको जो है ना प्रमुखता मिलेगी। लेकिन सवाल ये था कि सब हार के फोबिया से हैं, अगर कोटा में हैं तो धारीवाल जी को लड़ना ही लड़ना चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है। अब सवाल है तो सोच क्या रहे हैं, जहां पे उनको वंशवाद की जगह पे जो व्यक्ति को प्रमुखता देना चाहिए, पहाड़िया जी की बात अगर हम कहते हैं साहब 3 चुनाव हार गए कोई बात नहीं है, लेकिन कोटा में क्या हो गया, एक चुनाव हारने के बाद में जो हारने वाला ये क्या, जिसने पूरे आराम भोगा 5 साल तक, एक तरह से मुख्यमंत्री रहे। मेरे ख्याल से गिरिराज जी की पार्टी को मोदी की लहर का अभी तक वो जो फोबिया का जिक्र कर रहे हैं वो डर है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं मोदी का डर उतना नहीं है जितना उनको खुद का डर है। उनको ये लगता ही नहीं है कि हम जीत पाएंगे अब, क्योंकि अब केवल ये सोच रहे हैं कि साहब सचिन पायलट कुछ नहीं कर पाएगा, अशोक गहलोत जी ने कुछ नहीं किया और वो धारीवाल जी जो है वो लड़ नहीं पाएंगे, तो क्या करें फिर। ओम सैनी जी, आप कांग्रेस के नब्ज को जितना बेहतर तरीके से समझते हैं, इन 2 टिकटों के ऐलान को किस तरह से देखेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी कहिए या भारतीय जनता पार्टी कहिए, दोनों के साथ में एक दिक्कत सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी तो अपने विचार की बुनियाद को ही भूल गई है और कुल मिलाकर के जीतने के हिसाब से जो समीकरण बिठाने चाहिए वो समीकरण बिठाने की चेष्टा करती है। ऐसी स्थिति में उसको सहज यही लगा कि जातीय समीकरण बिठाए जाए कि साहब इस विधानसभा क्षेत्र में जातीय कंपोजिशन कैसे हैं, तो उनको जातीय कंपोजिशन में लीडिंग नजर आया। एक जगह सब गुजर बहुल इलाका है, गुजर बहुल विधानसभा क्षेत्र, इसलिए गुजर तो होना ही चाहिए। फिर गुजर कौन सा होना चाहिए, पजोकने के लिए किसी जन संगठन की बात नहीं की कि साहब वो यूथ कांग्रेस का या NSUI का या किसान सभा का या किसी और संगठन का, वो जो कांग्रेस इंटक का, इसका किसी का संबंध हो। देख ही रहे हैं कि गोविंद सिंह जी का चूंकि भतीजा है, भाई है, रिश्तेदार है, तो इसलिए उस पर विश्वास किया जा सकता है, इसलिए उसको टिकट दे दिया जाना चाहिए। यही हाल भरतपुर का भी नज़र आ रहा है कि विश्वेंद्र सिंह और वो जो जाटव जो कैंडिडेट तय किया गया है उसके ऊपर विश्वेंद्र सिंह को विश्वास है और विश्वेंद्र सिंह के समीकरण से, यानी जाटों के और जाटुओं के समीकरण से वहाँ से एक उम्मीदवार निकल सकता है, इसलिए उसको बना दिया जाए। वैचारिक रूप से सोचने की बात नहीं कर रहे कि कांग्रेस पार्टी अपना एक अस्तित्व रखती है, अपना एक वजूद रखती है, अपनी अलग पहचान रखती है, सांप्रदायिकता के खिलाफ किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अलग ख्याल रखती है। वो सब नहीं सोचा गया। ये हाल मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी है। फोबिया, उनको डर है कहीं ऐसा ना हो कि जो गढ़ हमने बनाया है मोदी के नाम से, जो हमने वाह हासिल किया है, वसुंधरा जी के नाम से वाह हासिल किया, कहीं वो ढह न जाए। ऐसी स्थिति में चुनाव वैसा ही होना चाहिए कि जो निश्चित रूप से विजयी हो जाए। निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है। गिरिराज जी, सबसे बड़ा सवाल, जिक्र किया वेर की सीट का, लेकिन मैं नसीराबाद पर आता हूं। गुजर ही क्यों? क्या हर बार गुजर के सिवा कोई और प्रत्याशी नहीं मिलता आपको नसीराबाद से? हर बार आप कहते हैं कि बदला जाएगा चेहरा। देखिए, निश्चित रूप से चेहरा कांग्रेस हर बार बदलती रही है, क्योंकि गोविंद सिंह जी गुजर लगातार, गोविंद सिंह जी, फिर महेंद्र गुजर, फिर महेंद्र गुजर, 5 या 7 बार जो है वहां से प्रतिनिधित्व पार्टी का कर चुके हैं और निश्चित रूप से जो है एक समाज विशेष जो है वहां से जीत के आता था पार्टी का, तो पार्टी निश्चित रूप से मानती है कि उस समाज को मौका मिलना चाहिए और उसी आधार के ऊपर, चूंकि पिछली बार महेंद्र सिंह जी को लड़ाया था, महेंद्र सिंह जी इसीलिए इस बार संवरलाल जाट जीत गए, सफलता नहीं मिली। गिरिराज जी, आपकी समस्या ये है कि आप गुजरों से अलग नहीं जा सकते, आप परिवार से अलग नहीं जा सकते। कांग्रेस तो ये हर राजस्थान जगह में नजर आ रही है। 36 जातियों को साथ लेके चलती है, कहीं किसी एक जाति के प्रभाव में नहीं रही है। और उसका प्रत्यक्ष में उदाहरण है कि कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए उसमें हर वर्ग को मौका मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जो बनाए, कम्युनिटी विशेष के बनाए, आप उठा के देख लीजिए, ये सारा जो है उनके ऊपर लागू होता है, कांग्रेस के ऊपर लागू नहीं होता। परिणामी जी के लिए आप क्या कहेंगे? गिरिराज जी, 36 कौम और 22 जो है जनप्रतिनिधि, ये कैसी त्रासदी है कांग्रेस की? ये तो भारतीय जनता, सीधी सी बात, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान में 33 सीटों पे सिमट चुकी है, पूरे ऑल इंडिया में 2 सीटों पे सिमट चुकी है। मानचंद जी, जैन साहब, इसकी बात मत कीजिए, प्रजातंत्र में हार जीत चलती रहती है। कांग्रेस ने कई उतार कई चढ़ाव देखे। आप जो बात कर रहे हैं ना कि 22 सीटों की, 21 सीटों की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस राजस्थान में चुनाव हारी है। पार्टी चुनाव प्रजातंत्र में हारती भी है, जीतती भी है। कांग्रेस ने लगातार चुनाव जीते भी हैं, लेकिन इससे पार्टी का ये आकलन नहीं होता कि पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, या जैसा ना भारतीय जनता पार्टी है के नेता कहते हैं कि कांग्रेस का मुक्त भारत चाहिए। नहीं गिरिराज जी, बात यहां पर यह है कि गुजर ही क्यों, ये बात क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये मतदाता के दिमाग में निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अबू रोड से है श्रवण कुमार जी। बताएं श्रवण जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले
जी चुनाव से पहले घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जल्द से जल्द विद्यार्थी मित्र जो संविदा पर लगे हुए हैं उन्हें नियमित कर लेंगे। लेकिन सर इतने समय बीत जाने के बाद भी उन्हें नियमित करने की जगह उन्हें हटाकर बेरोजगार कर लिया है सरकार ने सर। और निश्चित उनके तौर पर बाद आपकी जयपुर ये में जो वो राय है सरकार- कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको फर्स्ट इंडिया पर प्रमुखता से रखें और सरकार से इस बारे में जवाब ले। इस मुद्दे से हटकर ये राय दर्शक की हमारे सामने आई थी, लेकिन मुद्दा वही है गिरिराज जी, अभी तक इस बात का, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि हर बार नसीराबाद से गुर्जर प्रत्याशी ही क्यों। देखिए, प्रजातंत्र में मैंने कहा आपको अश्विनी जी कि राजनीतिक पार्टियां जो है, कोई पार्टी हो चाहे, वो निश्चित रूप से ये मानती है कि पार्टी को विजय मिलनी चाहिए और उसके ऊपर सांवरलाल जाट जीत कर आए हैं, बीजेपी ने दाव आजमाया। ऐसा है वो सांवरमल जी जाट जो जीत के आए हैं ना, उस समय विशेष परिस्थिति थी, इसलिए सांवरमल जी जाट जीते आए। अब सांवरमल जी जाट को दोबारा ना लड़ा के देख ले, मालूम पड़ जाएगा नसीराबाद के अंदर। ये बात जो है, प्रत्याशी बदला, अगर इतना विश्वास था, प्रत्याशी क्यों बदला इस बार? निश्चित रूप से प्रत्याशी जनता की जो राय थी, जो ऑब्जर्वर वहां गए थे, 5-5 लोगों को वहां भेज मतलब के कहीं राय कमजोरी शुमारी थी, आप कराई। मानेंगे उनसे नहीं जी? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जाति तोड़ने का जो ख्याल कांग्रेस पार्टी के जन्मदाताओं ने किया था और सन 52 से लेकर के और मेरा ख्याल है कि सन 70 तक लोगों ने अपने नामों के आगे कहीं भारतीय और भारतीय लगाने लगे थे, वो दौर खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि 36 जातियों की नुमाइंदगी कर रही हैं श्रीमती वसुंधरा राजे, तो उनकी जातिवाद में आस्था तो उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी वैसे ही कर रही है जैसे कि भारतीय जनता उसी रास्ते पे चल रही है। इसलिए जातिवाद तोड़ने का सिलसिला तो खत्म हो गया। ये जाति के कंपोजिशन को ही ऐसा देखते हैं कि जहां मेजोरिटी की कोई जाति है, उसके साथ में जिसका समीकरण बन रहा हो उसको ही टिकट दिया जाए और टिकट उसमें उसको दिया जाए जो इनका विश्वास पात्र है। मानचंद जी, क्या कमजोरी, क्या मजबूरी है मैं कांग्रेस यहाँ की? पे ओम सैनी जी ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस में जीतने का तो कोई मतलब मादा रहा ही नहीं है। वो बात कर रहे हैं पर्सन की, पॉलिटिक्स की, यानी गुजर में उसकी पॉलिटिक्स रहेगी। सचिन, मैं अपने दावे के साथ में कहना चाह रहा हूं कि अगर वहां पे गुजर को दिया गया है जो कि दिया गया है, तो सचिन पायलट के सब पीछे लग जाएंगे, अशोक गहलोत भी लग जाएंगे और आपके जो है दूसरे लोग हैं वो भी लग जाएंगे, क्योंकि वो यह नहीं चाहते कि 4 में से 1 सीट पे अगर जीत गई तो समझ लो कि सचिन पायलट यहाँ परमानेंट हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं यहाँ घाघ जो कांग्रेसी है ना, वो हराने का पूरा प्रयास करेंगे। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि कांग्रेस कभी भी गिरिराज जी पार्टी जिस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, पर्दे के पीछे हकीकत नहीं कर रहे, लेकिन जनता स्वीकार देख रही है ना उनको। चलिए हमारे साथ बीजेपी ये से हमारे विचार का प्रदेश विषय मंत्री नहीं है, मुकेश हमारे दादी विचार का जुड़े। विषय मुकेश जी, बिल्कुल विचार चर्चा का में आप विषय देरी से आए, इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन मुद्दों से आप अब महरूम रह गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज हमारा है वंशवाद को लेकर, परिवार को लेकर, लेगेसी को लेकर, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर। क्या आपकी पार्टी दावा कर सकती है कि 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में किसी तरह की पॉलिटिकल लेगेसी को फॉलो नहीं किया जाएगा, अनुसरण नहीं होगा? देखिए, मैं एक बात इस डिबेट में कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा देरी से आने के लिए, कि चुनाव जब होता है, जनता के बीच में जाते हैं, तो पार्टियां निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि भी हम जो भी राजनीतिक परंपराएं हैं। मेरा सवाल सीधा सा है, हाँ या ना में जवाब दीजिए कि क्या आपकी पार्टी किसी नेता के परिजनों को टिकट देगी या नहीं? क्या है तय? क्योंकि बयान ऐसे ही आ रहे हैं कि नहीं दिया जाएगा किसी परिजन को टिकट। नहीं, मोटे मोटे ये एकदम तय है कि किसी भी परिजनों को टिकट देने का मोटे और छोटे शायद के नहीं बीच में होगा। गुंजाइश भी राजनीति में गुंजाइश जिंदा रहती है। चलिए ब्रेक के लिए ये यहाँ सच बोल रुकेंगे, रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे बातचीत जारी रहेगी। सवाल वंशवाद का है, आखिर क्या होगा इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर? दोनों पार्टियों के दावे हैं। कांग्रेस की 2 सीटें हमारे सामने आ चुकी है, उस पर बात हो चुकी है, लेकिन बाकी 2 सीटों पर क्या तस्वीर हो सकती है और बीजेपी के क्या पत्ते होंगे? ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा। परिजनों को टिकट देना गलत होगा। जब तक नए चेहरों को मौका नहीं मिलेगा तब तक ये वंशवाद चलता रहेगा। राजनीति से वंशवाद का खात्मा तभी होगा जब राजनीतिक दल इससे ऊपर उठकर सोचेंगे, जनता की भलाई के लिए सोचेंगे और उन योग्य उम्मीदवारों को बाहर लाकर हीरे की तरह तराशेंगे जो वाकई में जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज तक तो यही परिपाटी चली आई है कि पूर्व विधायक के जो परिवार होते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है। उस पर कारण होता है कि वहाँ एक मोह होता है साथ का, समाज का, उसको देखते हुए उन्हीं को करीब करीब टिकट दिया जाता है।
प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कांग्रेस ने 4 सीटों में से 2 पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वैर से भजनलाल जाटव का नाम सामने आया है। बताया जाता है कि जाटव विश्वेंद्र सिंह के करीबी हैं, जो जिला परिषद के सदस्य रहे हैं और ठेकेदारी का कारोबार करते हैं। ठीक उसी तरह से नसीराबाद में फिर कांग्रेस ने गुर्जर प्रत्याशी पर दाव आजमाया है। यहाँ से प्रत्याशी रामनारायण गुर्जर श्रीनगर पंचायत समिति के प्रधान हैं। गोविंद सिंह गुर्जर के रिश्तेदार हैं और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के काफी करीबी बताए जाते हैं। बहादुर सिंह कोहली के सांसद बनने पर वैर की सीट खाली हुई थी, तो नसीराबाद की सीट पर मंत्री और सांसद सावरलाल जाट ने गोविंद सिंह गुर्जर के नजदीकी रिश्तेदार महेंद्र गुर्जर को हराया था। एक बार कांग्रेस फिर इन दोनों सीटों पर बड़े नेताओं की पसंद का ख्याल रख रही है, लेकिन पार्टी के लिए सूरजगढ़ और कोटा दक्षिण की सीट मुश्किल नजर आ रही है। क्या किसी विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक के परिवार की दावेदारी परंपरा बन चुकी है? आज के मुद्दे से जुड़ा हमारा ये सवाल है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कांग्रेस को अभी 2 और सीटें हैं जिन पर काम करना है, सोचना है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले हमारे साथ गंगानगर से कॉलर जुड़े हैं, अरुण सोनी जी हमारे साथ है। बताएं अरुण जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार। नमस्कार। एक तो वोटर को जागरूक होना चाहिए कि वो राजनीतिक वंशवाद से जो भी उम्मीदवार हैं उनको बॉयकॉट करके वोट ना दें। मेरा दूसरा बेसिक सवाल है गर्ग साहब से कि इन 4 विधानसभा सीटों में क्या प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी की क्रेडिबिलिटी लगी हुई है? और दूसरा, देखिए आप थोड़ा सा इनडायरेक्टली मोदी लहर को इनकार कर रहे हैं, तो आप देखिए झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, वहाँ पे सीएम तक मतलब घबरा रहे हैं कि मोदी जी के साथ मत साझा नहीं करेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर सचिन पायलट की क्या राय है, हम कुछ ही देर में आपको ये दिखाएंगे। उससे पहले ये एक बड़ा सवाल था जिसको लेकर इस चुनाव में गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव है 2013 के जो नतीजे हैं, कहीं ना कहीं मोदी लहर को आपने क्रेडिट दिया था। क्या आपको चिंता है उस बात की? नहीं, राजस्थान में कहीं किसी प्रकार की चिंता नहीं है। चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि 9 महीने का जो शासन है वो जनता देख चुकी है और खुद मुख्यमंत्री जी उदयपुर संभाग में स्वीकार कर चुकी है कि नीचे का जो तंत्र है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है, जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। 9 महीने बाद राजस्थान की मुखिया यदि ये स्वीकार करती है तो इसका मतलब शासन नाम की राजस्थान में चीज नहीं है। निश्चित रूप से वो 5 साल तक यही कहेंगे, 5 साल तक वो यही कहेंगे कि कांग्रेस ने खराब किया, कांग्रेस ने खराब किया। इसके अलावा कोई जवाब नहीं उनके पास। जनता ने, कांग्रेस ने अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला। 163 का बहुमत मिला था। 5 साल में जो आपने बेड़ा गर्क किया नीचे के, वो 5 साल में ठीक करोगे? जनता 5 साल इंतजार करेगी? वो जनता इन 4 चुनाव में दिखा देगी आपको। 9 महीने का आपका शासन देख चुकी है। 20 से ज्यादा संगठन जयपुर की सड़कों पे धरने पे बैठ चुके हैं। 60 साल से 60 दिन से जो है ना वो कंप्यूटर से बैठे हुए हैं धरने पे। वो जयपुर की जनता देख रही है, पूरे राजस्थान की जनता देख रही है आपके कर्मों को कि 20 से ज्यादा संगठन धरना दे रहे हैं और आपकी सरकार जो है सुन नहीं रही है। वो जो धरना दे रहे सब आपकी करतूत है। तो आप कब तक रहोगे इस बात को? कब तक करोगे आप इसको? जनता ने मैंडेट दिया आपको, इसीलिए जनता ने 163 सीटें दी थी। आपने विश्वास दिलाया था कि हम अलादीन का चिराग लेके आएंगे, आते ही ठीक कर देंगे। आपने ये विश्वास दिलाया, जब तो जनता ने आपको वोट दिया। फिर आप कब तक कहोगे ये बात कि कांग्रेस ने खराब किया, कांग्रेस ने खराब किया? जनता नहीं सुनने वाली ये बातें। जनता ये चाहती थी कि परिणाम हो, महंगाई कम हो, चलिए मुकेश जी मैं रिलीफ मिले। मैं निवेदन करूंगा आपसे, अगर आप अभी भी जो है आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाकर नीतिगत रूप से, सैद्धांतिक रूप से या कांग्रेस की जो मर्यादा रही है उसके अनुसार या परंपरा के अनुसार कोई नीतियों की बात अगर आप करेंगे तो आप ट्वीट कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे उसमें। चलिए ये एक अहम मुद्दा है, बिल्कुल मानचंद जी हम इस मुद्दे को रखेंगे, लेकिन उससे पहले मुकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा, 4 सीटों पर सबको इंतजार है, 9 बजे चुनाव समिति की बैठक हो जाएगी, लेकिन क्या आपने जो छोटा मोटा का जो पीछे शिगुफा छोड़ा उसके पीछे ये दबाव है कि आपके जो 4 सांसद हैं विधायक से सांसद बने, उनका कहीं प्रेशर है और आपको लगता है कि संगठन वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, वो दबाव झेल नहीं पाएगा, इसलिए हो सकता है कि एक आध टिकट निकल जाए किसी परिजन को? नहीं, देखिए मैं एक बात इसमें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सांसदों का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन चूंकि अभी विधानसभा के चुनाव पहले ही संपन्न हुए, कई बार उपचुनाव होता है तो बहुत लेट तक होता है, इसलिए
उस समय स्थितियां बदल जाती है। तुरंत चुनाव हुआ है और तुरंत चुनाव होने के बाद में 9 महीने बीत चुके हैं। 9 महीने बीते हैं और उस समय सारी परिस्थितियां बनी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है अब तक, जो मोटे तौर पे हम वंशवाद के खिलाफ है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो निर्णय होगा वो कार्यकर्ताओं को स्वीकार करने से गुरेज किया है। असली बात है पतले तौर पर क्या आप हो, ये बात इंपॉर्टेंट है। मतलब कैटेगरिकली बात करना अपने को सीखना चाहिए अब कि हम इसमें देंगे या नहीं देंगे। पतले तौर पर कभी पतला आदमी जो है कंपैरेटिवली मोटा हो जाता है और कभी मोटा आदमी कंपैरेटिवली पतला हो जाता है। तो ये बात जो ना वेग बात है, ये तो सीधी बात अपन क्या करें। मोदी जी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वसुंधरा जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मोदी की है। मोदी वसुंधरा जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो उस किसी आदमी को पसंद नहीं करेंगे जो आगे बढ़ सकता है। और इसलिए सवाल ये अहम सवाल है, क्या इससे जूझ रहे हैं आप? अगर आपकी चुनाव समिति कोई पैनल तैयार करती है, संसदीय बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजा जाता है, तो क्या अटक सकता है मामला? देखिए, ये जो अटकलें हैं, इन अटकलों में कोई दम आप नहीं साफ है। कीजिए, संगठन के व्यक्ति हैं। मैं ये कह रहा हूं, माननीय वसुंधरा जी और मोदी जी, इन्होंने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में एक टीम की तरह काम किया। और राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी का जो नेतृत्व है, मोदी जी उस नेतृत्व के कायल है। हमने 163 सीट जीती, राजस्थान ने 25 की 25 सीट मोदी जी की झोली में डाली। इसलिए कहीं कोई किंतु चलिए, मैं ओम सैनी जी हमारे साथ है। ओम सैनी जी से मैं ये सवाल करूंगा, फिर आपसे जवाब लूंगा। ओम सैनी जी, मोदी जी वंशवाद के खिलाफ है, वसुंधरा जी वंशवाद की पक्षधर। साफ तौर पर जब टिकटों का बंटवारा होता है तो नजर आता है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पॉलिटिकल लेगेसी अगर आप रखते हैं तो एक जीत का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है, एक कदम आगे आप आ जाते हैं। इसमें ये दो राय क्या नहीं है पार्टी में भी? निश्चित रूप से वसुंधरा जी की अपनी शख्सियत है और उनकी राजनीति की अपनी रणनीति है। उन रणनीतियों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है। तो ऐसी स्थिति में वो तो वही, लेकिन एक नीति और आगे चलती है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी, देखिए, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो बात बहुत अलग थी, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहे तो बात बहुत अलग थी। यहाँ करिश्मा था वसुंधरा का कि 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई और इसको स्वीकार करते हैं मोदी भी। लेकिन बाद में जो मोदी का वर्चस्व बढ़ा है, उसके साथ में जब पूरा देश उनके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया है भारतीय जनता पार्टी के उसके अंदर, तो वसुंधरा जी भी उनके साथ में हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों में समन्वय है, टकराव वाला सिलसिला नहीं है। आंतरिक आप नहीं मानते कि आपको पूरा हक है कि आप ना माने, आपको पूरा हक है, लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपको पूरा हक आप बोलें, लेकिन इनके आंतरिक स्वरूप का जो सिलसिला है उसके बारे में तो ये कहा जाता है, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि इनके अंदर आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, यथार्थ कह रहा हूं। आरोप के अंदर अंतर, आरोप नहीं, आरोप है, यथार्थ में अंतर है। देखिए, यथार्थ कैसे कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे बड़ा वसुंधरा के बीच में और मोदी के बीच में कन्फ्रंटेशन है और उस कन्फ्रंटेशन का कोई स्वरूप तो मेरे ख्याल से कन्फ्रंटेशन ज्यादा है, कन्फ्रंटेशन से ज्यादा है। ये मैं कैसे सवाल ये आता है, हम कैसे फैसला कर सकते हैं? जवाब दे रहा हूं ना, कैसे है मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सवाल ये आता है कि वहां पे मंत्रिमंडल में वसुंधरा जी कहेंगी वो काम नहीं करूंगा मैं, पार्टी में वो काम मैं नहीं करूंगा। ये आपके पास में सारी अखबारों की खबरें हैं, अखबारों खबर नहीं, आंतरिक खबर नहीं है। कहां से आती है हमारे पास? हम तो संगठन से बात करते हैं, हम तो संगठन से बात करते हैं। ये नहीं, ये आरोप है। देखिए, इस बहस में ना उलझे, हम लोग इस बहस में ना उलझे। ओम सैनी जी और मानचंद जी, सवाल याद है जो आरोप लगाना चाहते हैं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता कि मानचंद जी, ओम सैनी जी, एक बड़ा सवाल है। एक सीधा सा सवाल है कि अगर किसी एक सांसद के जन को इस बार टिकट मिल जाती है तो भाजपा की उस मार्केटिंग का क्या होगा जिसमें कहा जाता है कि हम वंशवाद के पक्षधर नहीं? सवाल सीधा सही है। भाजपा अपने स्वरूप को बदलती रहती है, अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है। क्या मुकेश जी ऐसा है? निश्चित रूप से कर सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि ये क्या अगर आपको लगता है कि जीत जरूरी है तो फिर आप किसी भी प्रत्याशी को लेकर जो दावे हैं आपके वो बदल सकते हैं? मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देगी और ये मैच हम 4-0 से जीतेंगे। कार्यकर्ता भले एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन किया, पार्टी में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से काम करते हैं, उन्हीं में से कैंडिडेट बनाया जाता है। और मोटे तौर पे सैद्धांतिक रूप से तय है कि हम प्रवक्ता बने राज्यवर्धन राठौड़ हमारे सामने मिसाल है। लंबे समय से कार्यकर्ता थे पार्टी के, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए तो है, पार्टी की विचारधारा से जुड़े। मैं आपको बताऊं वो क्या कर रहे हैं, न लोकसभा में बोलते हैं, न प्रश्न पूछते हैं और न कोई काम करते हैं। ये राज्यवर्धन सिंह के बारे में आज के अखबार में
तो सवाल यह आता है कि अब एक बात में यहां पे और दूसरा अंदेशा मेरे को है, ऐसा तो नहीं है कि अभी भी दूसरी पार्टी वाले को टिकट बीजेपी दे दे, यानी सक्षम मानते हुए, इसकी आशंका या संभावना है क्या? ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। भारतीय जनता आशंका पार्टी, आशंका कह रहा हूं, संभावना तो नहीं है, आशंका। ये अखबारी खबरों के आधार पे आप कोई पार्टियों का अखबार निर्णय करना संभव नहीं है। आप अखबार के आधार पे जीत गए, अखबार मीडिया के आधार पे जीत गए, अखबार और आपकी अब आप मदद, उसको नकार रहे हैं। अखबार आपकी कम से कम ये बात नहीं कर रहे हैं। ओम सैनी जी, आप अखबार को हाँ, नकार ओम रहे हैं। सैनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अखबारों को आप इतना नेग्लेक्ट ना कीजिए। अखबार आपकी मदद भी करते हैं, आपका विरोध भी करते हैं, आपके बारे में स्पष्ट रूप से राय भी रखते हैं। इसलिए अखबार को मत बोलिए, अखबार तो सब कुछ जो नजर आता है वो लिख देते हैं। आपके आंतरिक रूप से जो भी चल रहा हो उसके बारे में हम आप लोगों के मुंह से सुनी हुई बात को लिखते हैं, आप लोगों में से बताते हैं तब लिखते हैं। अंदाजे से कुछ बात नहीं, आपसे नाराजगी या प्रसन्नता होने से कोई बात नहीं लिख रहे हैं। आप ही के सोर्स से जो हमें बोलते हैं, कहते हैं, हम उनको इसके साथ जब हम कहते हैं विश्वास सूत्र, इसका मतलब आपका कोई बोल रहा है इसलिए लिख रहे हैं बाबा। निश्चित तौर पर, और फिर खबरें सच भी होती है, भले ही चंद बातों का हेर फेर हो जाए, लेकिन बातचीत अभी जारी है। बात है वंशवाद को लेकर, सियासत क्या वंशवाद पर टिकी रहेगी? क्या नेताओं के परिजनों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, परिचितों को लेकर पार्टियां यूं ही टिकटें बांटेगी? सवाल 4 विधानसभा सीटों का है जिन पर उपचुनाव होने हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए। कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे लाके नहीं और वंशवाद की जड़ों को खोखली करनी चाहिए, जिससे राजनीतिक दल साफ सुथरी बने और विकास के लिए सहयोग हो। वंशवाद की राजनीति इसी तरह से खत्म हो सकती है जब आम आदमी को लेकर आदमी आगे बढ़ेगा और जनता के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़कर उनकी समस्याओं को सामने रखा जाएगा। इसी तरह से वंशवाद की राजनीति खत्म हो सकती है। परिवारजनों को टिकटें बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, आगे नए युवाओं को देनी चाहिए, जिससे उनको भी मौका मिले कि भाई क्या है। पूर्व जो है विधायक वो तो कार्य दिखा चुके अपना कैसा है, कम से कम नए आने वाले उसको मौका मिल जाए।